नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी की, साफ तौर पर लग रहा है कि 2024 का पूरा रोड मैप, पूरा विजन, पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति बीजेपी की तैयार जैसे होनी शुरू हो गई है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीतने की पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर यदि है तो फिर 80 सीटों पर जीत कैसे संभव हो पाएगा। दरअसल क्या क्या फैक्टर्स काम करेंगे, योगी का मॉडल क्या वाकई में 80 सीटों पर पूरी तरह से जीत हासिल करने में बड़ा योगदान देगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे, ये भी दरअसल अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है कि किस तरह से विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर देना है 2024 में। अब है विपक्ष के सामने कई तरह के विकल्प कि क्या बीजेपी की रणनीति से, जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने एक अलग समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से शिकस्त दिया, क्या इसके बाद विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी की रणनीति जिस तरह से बन रही है, क्या उसकी काट समाजवादी पार्टी के पास है, होगी? क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, क्या ये बना रहेगा? गठबंधन का बंधन हमेशा के लिए यानी कि 2024 तक कम से कम बना रहेगा, या फिर इस बंधन में कई तरह की खामियां नजर आने के बाद इसका जोड़ जो है, गठबंधन का जोड़ है, वो पूरी तरह से टूट जाएगा? साफ तौर पर बीजेपी जिस रणनीति के तहत काम करना चाह रही है, जो अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, दरअसल एक एक व्यक्ति तक, एक एक मतदाता तक बीजेपी पहुंचकर उस वोट को अपने फेवर में करने की कोशिश करना चाहती है, और उसी की पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से बन रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीति पर काम जिस तरीके से कर रही है, क्या दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, क्या बीजेपी की रणनीति से कुछ अलग रणनीति बनाकर 2024 के रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर विपक्ष के तमाम पार्टियों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो विधानसभा में बेशक 2017 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन स्थिति आजमगढ़ और रामपुर को देखकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रति जो लोगों का झुकाव था, जो लोगों की जो पसंद ये समाजवादी पार्टी थी, जो खास तरह का जो तबका समाजवादी पार्टी ने जोड़ा था, वो टूटता जा रहा है, वो भ्रम टूटता जा रहा है, समाजवादी पार्टी से लोग हटते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आजमगढ़ और रामपुर कम से कम समाजवादी पार्टी जरूर जीत जाती। यानी कि इस समीकरण पर बीजेपी ने पूरी तरह से अपना लक्ष्य भेद दिया है, समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कर दी है। एक नया समीकरण बीजेपी ने जिस तरह से बनाया है, उसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। रही बात कांग्रेस और बीएसपी की, दोनों ही पार्टियों की स्थिति बहुत ही बुरी है। बुरे हालात में दोनों पार्टियां इस वक्त चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। ना तो बीएसपी से बहुत अधिक उम्मीद की जा सकती है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत उम्मीद की जा सकती है। लेकिन है 2 साल में क्या है, दोनों पार्टियां अपनी खामियां पहचान करके कुछ नई रणनीति के तहत बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि इन सवालों के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी या बीएसपी या तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करती रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए कई पार्टियों के प्रवक्ता, कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन दुबे जी, स्वागत है सर आपका। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी, स्वागत है सर आपका। विद्रोही जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी तरह से अब शुरू हो चुकी है, साफ तौर पर दिख रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रही है, कई तरह की रणनीति सामने आ रही है कि कैसे वोट को अपने फेवर में करना है, किस तरह से काम के बल पर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है। मुझे बताएं, क्या बीजेपी जिस तरह से एक्टिव दिख रही है, उत्तर प्रदेश में क्या पूरा विपक्ष एक्टिव दिख रहा है, या अभी बीजेपी पर हमले करने में ही पूरा विपक्ष लगा हुआ है? देखिए, विपक्ष तो अभी कायदे से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर हमला भी नहीं कर पा रहा है,
मुझे लगता है कि अभी लोग अपने संगठन को ठीक करने में सबका ध्यान है। अभी समाजवादी पार्टी ने भी अपने सारे संगठन को भंग किया है, तो अभी मुझे लगता है संगठन के पेच कसना और साथ साथ गठबंधन के जो साथी हैं या राष्ट्रपति चुनाव को लेकर की भी गतिविधियां हैं, तो सभी लोग अभी मुझे लगता है कि अभी अपनी तैयारियों में, सांगठनिक तैयारियों में होंगे। जो काम बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट केवल ये हो जाता है कि बीजेपी की वर्किंग रेगुलर की हमने देखी है कि वो हमेशा जो है संगठन के कार्य में और जनता से जन जुड़ाव के काम में वो रहते हैं। उनके पास विभिन्न संगठन है, उनका मात्र संगठन भी है और खुद उनकी लीडरशिप इस चीज को चाहती है। और बीजेपी में एक बीजेपी की अगर बात करें तो वो जिन लोगों को उन्होंने गठबंधन से जोड़ा, सबको साथ लेके ही चले, या किसी से साथ अलग हुआ तो हमने देखा है कि उसका जो है प्रभाव कम हुआ और उसका एक बड़ा तबका जो है साथ में आ गया। तो अभी तो विपक्ष को कम से कम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष विधायकों की संख्या में जो है समाजवादी पार्टी का ही है और उनकी सक्रियता राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर दिख रही है। और तो अब देखना पड़ेगा कि वो अभी स्थानीय निकाय का जो दिसंबर में चुनाव होना है उसके लिए या राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। क्या मानते हैं सर विद्रोही जी, आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए अलग अलग चुनाव के हिसाब से उसकी रणनीति भी बिल्कुल अलग अलग पैरेलल चलती रहती है? ऐसा नहीं है कि पंचायत का चुनाव है तो पहले पंचायत देख लेते हैं, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर विधानसभा देखेंगे, फिर लोकसभा का आएगा तो लोकसभा देखेंगे। ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा फील होता है कि बीजेपी पैरेलल सभी तरह की चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर देती है और हर जगह जो उसकी तैयारी, हर जगह उन्होंने अपने अलग अलग लोगों को लगा करके, संगठन के लेवल पर लगा करके अपनी रणनीति को लगातार बढ़ाती रहती है बीजेपी। जी देखिए, अभी भी अगर आप वही मैं कह रहा हूँ, सांगठनिक कार्यों की अगर आप चर्चा करेंगे तो बीजेपी, जो मैं एक चीज बहुत लगातार कहता हूँ कि राजनीति एक दिन का खेल या मनोरंजन नहीं है। हाँ। और एक बात पहले होती थी कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है, तो वो अब तो नहीं रह गई। अब राजनीति समाज सेवा का माध्यम एक पार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या 100 चीजों में 10 चीजें हो सकती है। राजनीति सत्ता प्राप्ति के लिए ही हो रही है और सत्ता प्राप्ति के बाद जो उनका एजेंडा है उसको लागू होने की बात होती है। संगठन के स्तर पर मैं जो जानकारियां हैं वो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, हर बूथ पर एक फॉर्मेट बना कि कितने वोटर हैं, कितने वोट पड़े, उसमें मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, हिंदुओं में उपजातियां कितनी हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों की उपजातियां, फिर उसमें कौन लाभार्थी है, लाभार्थी में भी किसको कौन लाभ मिला है, और फिर क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए या लाभ नहीं मिला, सरकारी सेवा में कितने लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं, इस तरह का एक फॉर्मेट बना। और जो लोग विधायक लड़े, जीते या हारे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने पूरी विधानसभा का डाटा कलेक्ट करके देंगे, और वो पहुंच गया। उसके बाद अब बीजेपी करने क्या जा रही है, बीजेपी ये करने जा रही है कि वो अभी चुनाव 2024 का होगा, वो हर बूथ के जो हर बूथ है वहां के लोकल लोगों को लेके, खासकर लाभार्थियों को और जो युवा तबका है जो बेरोजगार है या रोजगार पाया है, उनकी मीटिंग्स करने जा रही है बूथ स्तर पर, जिस पर बिल्कुल नगर की इकाई या जो ब्लॉक है तो ब्लॉक की इकाई और स्थानीय जो नेता जो चुनाव लड़ा था या चेयरमैन है, इस तरह के लोग रहेंगे। उसमें सांसद की और सांसद और विधायक की भी उपस्थिति को कहा गया है कि आप हर जगह नहीं रहेंगे, लोकल लीडरशिप ही रहेगी। मतलब इतना काम, जैसे इतना होमवर्क राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो पहले सोशलिस्ट मूवमेंट में होता था, वामपंथी दल करते थे बहुत पहले, इंदिरा जी के समय में कांग्रेस भी करती थी, वो पूरी परपाटी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने प्रतिदिन काम पर लगाए रहती है। तो उसका फायदा तो मिलेगा ही ना। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या संस्थान उठा लेगा तो उसको फायदा मिलेगा। भाजपा को फायदा इसीलिए मिल रहा है कि वो जो राजनीति के, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, कार्यकर्ता क्रियान्वयन कार्यालय, कोर्स और कार्यक्रम, उसको उसने मजबूती से पकड़ा और दिन पर दिन समृद्ध करते जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं, डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर और भी सारे विचारधारा की अच्छी बातों को ये आप साथ करके चले जा रहे हैं और मुद्दों पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही बात आपने उठाया
विद्रोही जी, मैं नवीन दुबे जी के पास आ रहा हूँ। नवीन दुबे जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी जी जी। नवीन दुबे जी, क्या आप लोग बीजेपी जीत गई उसके बाद लगातार हमले कर रहे हो सरकार के, है ना, कामकाज पर हमले कर रहे हो, क्या इसी में लगे रहोगे या फिर बीजेपी देखिए यहाँ रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया इस पार्टी ने 2024 के लिए कि 80 सीटों पर जीत कर दिखाएंगे? तो आप लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं या फिर इधर उधर बस घूमने घुमाने का काम कर रहे हैं? गौरी शंकर जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि आज अमरनाथ में एक बड़ी त्रासदी हुई है, वहाँ बादल फटा है। मैं उन सभी जो लोग उसमें घटना में अपने प्राण गंवा बैठे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पहली बात विषय पे। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर जो तैयारी है, जो मंथन है, वो हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता इस जुमला जीवित सरकार से, झूठ बोलने वाली सरकार से त्रस्त है, जिसका परिणाम ये था कि विधानसभा चुनावों में हमारे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। ये कोई चमत्कार नहीं था, हमारी पार्टी की मेहनत थी। हम लोग जनता के बीच में गए थे, उसके साथ में जिस तरीके का विरोध और विद्रोह पनप रहा है जनता के बीच में, वो सब जाहिर है। आप देखिए, आप कहते हैं कि आजादी के बाद इस देश में कुछ हुआ नहीं है। आपने जितने भी प्रॉफिटेबल संस्थान थे सारे उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। आपकी DHFL जो फाइनेंस, मैं इसलिए दुबे जी एक मिनट पार्टी उस बैंक से, दुबे जी अगर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सुनिए भाई साहब। का चंदा लेती है गौरी शंकर जी। भाई साहब अगर मेरी आवाज आ रही है तो सुनिए पहले। आप सुन लीजिए, मेरी बात तो नहीं, ऐसे नहीं, इसे सुन क्या लीजिए, कुछ ही बोलोगे सुनते थोड़ी रहेंगे। जो डिबेट है उस पर हम लोग फोकस करें। मैं बस इतना नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी थोड़ा ही बोलोगे नेटवर्क नहीं है। तो मैं एक जानना चाह रहा था, पहले ही आपको मैंने टोका था कि क्या बीजेपी को पर हमले ही करोगे या अपनी रणनीति बताओगे? आपने एक लाइन में कहा नहीं हम लोग रणनीति चल रहे हैं। विद्रोही जी तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं आप लोग का है, कुछ भी नहीं है आप लोग का। बीजेपी के ऊपर हमले भी होंगे। और बीजेपी ने जिस तरीके से देश का दोहन किया है, देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया है, देश को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है, इनके सारे प्रयोग असफल हुए हैं। और आज की तारीख में ये कहते हैं कि जब हमने जनता को उज्ज्वला गैस दे दी, उज्ज्वला गैस की क्या दुर्दशा हुई है। 1200 रुपए का आप सिलेंडर दे रहे हैं, 5 किलो आप अनाज देते हैं और 15 रुपए बढ़ा देते हैं एक आइटम पर। तो जो आदमी आज की तारीख में एक दिन में 500, 700, 800 रुपए मजदूरी करके कमाता है, ये उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। और ये चीज अब गरीब वर्ग भी समझ रहा है। आप देखिए, जहां जहां सिलेंडर दिए गए थे वो सिलेंडर रखे हुए हैं, लोग वापस अपने चूल्हों पर आ गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि इनकी योजनाएं जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इन्होंने दुनिया भर की घोषणाएं कर रखी है, ये कर दिया, वो कर दिया, शौचालय बना दिए, फलाना कर दिया। अरे भाई, आदमी को पेट भरने का जुगाड़ नहीं है देश के अंदर। रोजगार आपने छीन लिए हैं, हर चीज का आपने निजीकरण कर दिया है, सरकारी संस्थानों को आपने बेचने का काम कर दिया। क्या जनता देख नहीं रही है? नहीं, जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन मुझे तो मैं तो ये भी हम लोग तो ये भी देख रहे हैं ना कि जनता जब देख रही है तभी आप लोग को वोट ना देकर के बीजेपी को क्यों दे रही है? ये सवाल है ना। आप किसी को एक साल उल्लू बना सकते हो, दूसरा साल आप उल्लू बना सकते हो, लेकिन तीसरा साल, चौथा साल और फिर 5वें साल में चुनाव के वक्त तो नहीं बना सकते। चुनाव में फिर मालूम चला कि बीजेपी की सरकार आ गई और रिकॉर्ड मतों से आ गई। सवाल आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूं और एक थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि आप मेरे सवाल का भी थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए। जवाब मैं आपसे नहीं मांगूंगा क्योंकि आपका काम है सवाल पूछना और हमारी जिम्मेदारी है जवाब देना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अगर जनता इनसे आहत नहीं थी और हमारी पूर्व की योजनाओं से प्रभावित नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इजाफा हमारे वोट प्रतिशत में हुआ है, वो कैसे हो गया? जीते नहीं भाई साहब ना, जनता जीते नहीं। अभी तो विद्रोही जी कह रहे थे कि राजनीति क्या होती है? राजनीति सत्ता ग्रहण करने का एक स्रोत है। सत्ता हासिल ग्रहण करना तो पहले चलता था, अब तो सत्ता हासिल करने का एक स्रोत हो गया, माध्यम हो गया। तो आप भी समझिए इस बात को, सत्ता तो मिली नहीं आपको, जनता ने आपको नकार दिया, सिंपल सी बात है। अब कितना सीट लाए, वोट परसेंटेज बढ़ गया, ये सब कैलकुलेशन के लिए है ना, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खुश होने के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सत्ता में आना चाहते थे आप लोग, सत्ता में जनता ने आने नहीं दिया आप लोग को। इस बात को बिलीव कीजिए थोड़ा सा। जनता ने हमें जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन दिया है,
हम उसके ऋणी हमेशा रहे हैं जनता के प्रति। हमारे साथ जो छल हुआ है, छल कौन छल कर दिया? अब जनता कहेंगे ने चुनाव देखा है। आयोग ने धोखा दे दिया, बीजेपी वाले ने, नहीं, है ना, बीजेपी की मैं तो सरकार बिल्कुल थी, जिम्मेदारी के साथ- है ना, मैं तो पूरा जिम्मेदारी के पूरा साथ- पूरा पूरा गौरी बूथ शंकर को जी, लुटवा दिया नहीं, गया, नहीं, ये सब चलता है क्या भाई साहब? आप, है ना, ऐसे ही क्या बिना मतलब की बात गौरी करते शंकर हैं? जी, गौरी कंचन शंकर जी, द्विवेदी जी मैं के पूरी पास में जिम्मेदारी- आओगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आपने आप मेरी लोग बात- हमेशा अपना हमेशा ना बेटियां घिसी मुझसे पिटी जवाब बात तो ले बोलते हो, लीजिए। चुनाव आयोग पर आरोप गौरी- लगाने लगोगे, अरे फिर गौरी कहोगे शंकर कि जी, योगी सरकार ने मैं- बूथ लुटवा मैं दिया, दो बात बोलता है ना? हूं, उदाहरण के साथ बोलता हूँ, एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूँ। आप बताइए, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा गए कि नहीं अब गए? कहां से कहां रिटायरमेंट के चलेंगे बाद? भाई साहब? मैं मिशन अरे 2024 जाएगी, मैं ईडी, मिशन आपने ईडी 2024 पे बात कर रहा हूं, इधर उधर राजेश्वर सिंह को नहीं। आपने मिशन लाके 2024 के बारे में कोई मंत्री विजन बना है? देते। ये कोई कौन विजन सा है नवीन दुबे जी के पास? तो पालन हो जरूर रहा है? बताइए। कौन से लोग तो बाकी इधर पालन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, संवैधानिक बाकी बीजेपी संस्थाओं मत को जाइए, डंडे के मुझे बल पर सुनना ही नहीं या भाई अदालत के बल साहब। पर? मिशन 2024 के बारे में समाजवादी मिशन पार्टी को 2024 बोलना में- चाहिए कुछ है, मिशन या 2024 फिर में विधानसभा भारतीय जनता चुनाव पार्टी की को तरह लोकसभा 20 चुनाव में भी 2 महीना पहले जागोगे आप लोग? में आप देख कंचन लीजिएगा। द्विवेदी के पास आ रहे हैं। कंचन द्विवेदी, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत है आपका कंचन द्विवेदी जी। कंचन जी, एक बात बताइए, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि 2024 की पूरी तैयारी आप लोगों की होनी शुरू हो गई है। अब ये बताएं, आजमगढ़ रामपुर से एक नया समीकरण आप लोग को मिला है। मुझे जहां तक लग रहा है कुछ नई चीजें बीजेपी ने सीखी है, वहां से प्रयोग हो सकता है बीजेपी ने किया, वो सफल रहा। क्या उसी आधार पर 2024 में दावे कर रहे हैं कि 80 का दम इस बार दिखाएंगे? 80 का 80 सीट बीजेपी के खाते में आएगी लोकसभा की, बताइए। जी गौरी शंकर जी, देखिए ना, होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी और को अपनी हार का या फिर अपने कम वोटों का बिल्कुल भी उसका आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। जिस प्रकार से सपा करती है भारतीय आप जनता लोग पार्टी जीत ही रहे कभी तो दोष किसको देंगे? आप लोग हारने के नहीं, बाद नहीं, असली नहीं, परीक्षा नहीं, तो नहीं। हारने के बाद होती है ना। चलिए नहीं, बोलिए नहीं, जो बोलिए। भी हमारे पहले तो आप लोग वोट, बोलते ही थे, हमारे ऐसा नहीं है। बूथ कम हुए हैं, जो कि हमारे लिए टारगेट है एक, वो हमें बहुत तकलीफ की बात है। और हम वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी और की वजह से। हम ये कहेंगे कि हमने अपनी योजनाओं को उन बूथों तक नहीं पहुंचा पाया, उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से वो बूथ हमारे नहीं हो पाए। और ये कमी हम अपने हिसाब से उनको बहुत गंभीर तरीके से लेकर के वहां पर जाएंगे और उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। जैसे सपा कहती है ना कि वो देखो, फल तो उनको उनके कर्मों का मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो दस करे सो दस फल चाखा। हम ये बात जानते हैं, लेकिन भाजपा जो करती है ना, वो अपने हिसाब से करती है, अपनी गंभीरता से करती है, अपने काम और अपने बूते पर करती है। जो कि आप सुन ही रहे हैं, दुबे जी को सुन रहे हैं किस प्रकार से वो ठीकरे फोड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और लोगों पर, और घिसे पिटे वही चुनाव से लेकर के 2012 से लेकर के एक ही बातें लोगों की होती है, ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग। मतलब अगर आप चुनाव जीत गए तो ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग सब अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और अगर आप जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, तो ईवीएम भी खराब है, चुनाव आयोग भी खराब है, सारे भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया, ऐसे होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात समझ नहीं आती कि ये सपा वाले फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं। मैं तो सलाह दूंगी कि आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको ईवीएम के लिए, चुनाव आयोग के लिए धरना देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हम बिल्कुल भी ऐसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हो सकता है आपके लिए कोई काम हो जाए, क्योंकि ईवीएम खराब है आपके हिसाब से, चुनाव आयोग खराब है आपके हिसाब से, तो फिर ये बार बार चुनाव क्यों लड़ना। वैसे मैं कहूं कि ये सारी चीजें ठीकरे फोड़ना दूसरों पर बंद करके अपने कामों पर ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी के 2024 मिशन 2024 कंचन द्विवेदी जी। जी ओके, मैं बताती हूँ मिशन 2022 जो हमारा है, क्योंकि इनके कामों से ही चीजें हम लोगों की डिसाइड हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं इनके जो गठबंधन है वो किस प्रकार से बिखर रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे पर अपने बड़े नेता पे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं जिनको पता ही नहीं है, इनके बड़े आला नेता भी क्या कह जाते हैं पता नहीं चलता। अखिलेश जी माइक छीनते हुए दिखाई देते हैं। वो महिलाओं की, वैसे भी सपा के लिए आप कहेंगे कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं होती वहां पर। तो खैर, उनके लिए मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं करूंगी कि सपा का कोई भी बड़ा नेता कुछ भी कह सकता है। तो खैर, आप जानते ही हैं, तो इन लोगों के जो कर्म है वही हमें फायदा देने वाले हैं। इसलिए हम बिल्कुल ही गंभीरता के साथ में और पूरे उत्साह के साथ में ये कहेंगे कि इस बार हम 2024 में पूरी 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के काम ऐसे हैं और हम अपने कामों की गंभीरता से इन लोगों के एक मिनट कंचन, इन लोगों के काम की वजह से 80 सीट जीतेंगे या अपना काम आप लोग दिखाएंगे? नहीं,
मैंने दोनों बातें कही। इन लोगों के कार ऐसे हैं कि ये लोग काम नहीं फिर तो वही करते हैं। बात आप कह रही हैं जो दूसरी नवीन बात, दुबे कह रहे हैं। ये बात मैंने पहले ही बोली। नहीं, मैंने गौरी जी आप खींचिए मत, मैंने ये बात पहले बोली कि जो हमारे काम है हम उनको गंभीरता के साथ लोगों तक पहुंचाते ही हमारी खूबी है और ये हमारी रणनीति भी है। हम किसी पर भी दोष नहीं एक देते मिनट किसी दुबे भी जी, चीजों का, बोलने हम दीजिए काम ना, करते हैं। आपको मौका दिए थे, वो नहीं बोल रही थी ना, इनको ये बोलने दीजिए। अच्छा कंचन दुबे दीजिए, एक सवाल मैं और पूछूंगा। कुछ जानकारी आपको जानकारी मिली कहीं से, क्योंकि कई सारी बैठकें चल रही हैं, मंथन का दौर चल रहा है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, संगठन को चारों तरफ फैला दिया गया है। तो हम लोगों के पास तो यही जानकारी आ रही है कि 2024 के लिए पूरी तरह से रोड मैप तैयार है। एक आपने बड़ा पेपर वर्क तो कम से कम कर ही लिया है। ज़मीन पर चीज़ें कैसे आपके फेवर में पूरा का पूरा वोट बैंक ना कहें, मतदाताओं को कैसे आप अपने फेवर में कर पाएंगे? क्या आजमगढ़ रामपुर के प्रयोग को दोहराया जाएगा या फिर कुछ और रणनीति के तहत 2024 मिशन 2024 को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर पाएंगे आप लोग? बताइए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगी, हमारी रणनीति कार्य होती है, हमारी रणनीति सबके हृदयों में पहुंचना होती है। दूसरी, हम लोग पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ से लेकर के हर चीजों को संभालने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हर एक लोगों को एक एक जिम्मेदारी अपनी अपनी तौर पर जो गंभीर तौर से हमारे नेता हैं, बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सौंपी जा चुकी है। और एक जो विशेष हमारी मीटिंग हुई है, अभी बहुत प्रकार से आपने सुना होगा, अभी मीटिंग आदरणीय योगी जी ने त्योहारों को लेकर के की, वहां पर भी बहुत सारी चीजों को रखा गया। मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर एक क्षेत्र में अपनी गंभीरता रखती है, हर एक क्षेत्र को समझने का प्रयास करती है। यही सारी चीजें हैं जो हमें पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे बूथों तक लेकर के जो लोग हैं वहां तक पहुंचाएंगी हमारे कार्यों को। और अब जो भी बचे हुए बूथ हैं या फिर जो भी हमारे क्षेत्र हैं जहां पर हम नहीं पहुंच सके हैं, वो लोग भी हमारे होंगे, क्योंकि चलिए ठीक है, हमारे विपक्ष चलिए ठीक है। कुछ और सवाल मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा आपसे। एक सवाल पूछेंगे, इसके बाद एक ब्रेक लेंगे। अरविंद विद्रोही जी के पास मैं आ रहा हूं। अरविंद विद्रोही जी, एक बात बताइए सर, क्या लगता है आपको कि 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव और इन चुनावों से अलग रहा रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव, है ना? क्या इन तमाम प्रयोगों को सम्मिलित करके बीजेपी एक नया समीकरण बनाने की कोशिश करेगी, या फिर बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, खासतौर पर सीएम योगी का जो योगी मॉडल है, जो विकास का मॉडल जो बीजेपी दावा करती है, ये पर्याप्त है जीतने के लिए? देखिए गौरी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसका चेहरा योगी जी मुख्यमंत्री हैं या देश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, ये सब बात अपनी जगह है और सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति को समग्र और बिल्कुल जनता की दृष्टि से देखें और स्पष्टता बिल्कुल साफ दिख जाता है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की नियुक्ति हुई और उन्होंने दायित्व संभाला, तो जो संगठन या लोगों को जोड़ने की कला नरेंद्र भाई मोदी के साथ वो गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने किया, वही उन्होंने भाजपा के संगठन में किया। भाजपा के संगठन में सब कुछ था, सारे लोग थे, कार्यकर्ता भी थे, विचार भी थे, उसको केवल क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट जो होता है, इम्प्लीमेंट में चूक हो रही थी और एक तेवर और धार देने की जरूरत थी। आप पूरे यूपी में नहीं, वो आप और पूरे राज्यों में नजर डालेंगे तो तेज तर्रार नेतृत्व जो राज्य का देने का काम हुआ वो अमित शाह के कारण ही हुआ। योगी जी भी जब मुख्यमंत्री यहाँ अपॉइंट हुए तो अमित शाह की थोड़ा सा उसमें अमित शाह का बड़ा रोल था कि वो जिम्मेदारी इनको दी जाए। तो और यहाँ पर 2024 का काम ऑलरेडी भाजपा कर रही है। वो रणनीति अब उसको बनाने की, अभी वो रणनीति नहीं बना रही, रणनीति उसकी बन चुकी है। जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके तीसरे दिन ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यहाँ के प्रभारी और अरुण सिंह, बहुत मतलब करीब 12-15 नेता बैठ करके किए थे। फिर उसके 8-9 दिन बाद बैठक हुई थी, यहाँ के लोग जाते थे। तो ये लोग करते रहते हैं, इनके लिए राजनीति रेगुलर की चीज है, क्योंकि इन्होंने दो सीटों से 2 बार बहुमत की सरकार बनाई है। तो इन्होंने समझ लिया है कि अगर हम रेगुलर नहीं रहेंगे, करेंगे नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ले गए थे और आप 3 सीटें हैं। तो अभी 3 सीटें, तो अगर आप समग्र दृष्टि से देखें तो 3 सीटें 2 सीट से ज्यादा होती है। 84 से लेकर के अब तक के सफर में भाजपा
सरकार में आ गई, क्योंकि उसका कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, क्रियान्वयन है, कोष है, कार्यालय है, सब आपके पास भी है, सपा के पास भी है। बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। अगर हाँ तो पहुंच सकती है, लेकिन ये जो बेमेल गठबंधन होता है, गठबंधन अपर हैंड होने के बाद भी लोग नाराज होते हैं। मैं आऊंगा सर थोड़ी देर के बाद। मैं इसी पर कुछ सवाल पूछूंगा कि गठबंधन के बलबूते क्या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ पाएगी या पूरा बिखर जाएगा कुनबा? फिर समाजवादी पार्टी अकेले क्या करेगी, कांग्रेस अकेले क्या करेगी, फिर बीएसपी भी अकेले है तो वो क्या करेगी? इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? और क्या बीजेपी ने एक अलग रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बना रही है? रोड मैप तैयार, इसी पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिशन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से तैयार होती जा रही है, लेकिन विपक्ष कर रहा है या नहीं कर रहा है? खासतौर पर समाजवादी पार्टी अभी से जाग रही है या नहीं जाग रही है, या फिर लोकसभा चुनाव आने से 6 महीने पहले जागेगी और जब हार जाएगी तो फिर कहेगी कि ईवीएम में खराबी, सत्ता पक्ष की तरफ से बूथ को लूटा गया, फिर चुनाव आयोग पर सवाल। क्या रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी को अभी से तैयार नहीं रहना चाहिए? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश काजला जी इस वक्त हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। अवनीश जी, स्वागत है आपका। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आवाज आ रही है अवनीश जी? गौरीशंकर जी। अवनीश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। हाँ अवनीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अवनीश जी, बीजेपी तो 2024 की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी आप लोग क्या 2024 से 6 महीने पहले का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ अपनी तैयारी आप लोग की जारी है? कुछ जनता के मूड को समझने के लिए कुछ रणनीति तो बनाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है? जैसे आजमगढ़ और रामपुर में नहीं लड़े, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़े ही नहीं आप लोग 2024 में। क्या बताइए सर। जी गौरीशंकर जी, बीजेपी तो चुनावी मशीन के रूप में ही काम करती है, सरकार के रूप क्या में। दिक्कत है? अगर करती है तो क्या प्रॉब्लम है? राजनीतिक पार्टी है तो हर राजनीतिक पार्टी को चुनावी मशीन की तरह काम करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप सुन लीजिए। दूसरी बात, हाँ। रही बात कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की। कांग्रेस पार्टी की तैयारी 2024 को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है, और लोकसभा जो उपचुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो अपने संगठन में जो चीजें थी उन्हें बदलाव करके 2024 की तैयारी के लिए आपको क्या बदलाव किया? अच्छा, आपने जरा बताइए, हम लोग को पता नहीं चला। क्या बदलाव किया? बदलाव कहीं जहां भी हमें संगठनात्मक रूप से आवश्यकता लग रही है कांग्रेस मतलब पार्टी क्या बदलाव किया भाई साहब? ऐसी हवा में बात मत करो ना। क्या बदलाव किया संगठन में आप लोग? बदलाव के जो प्रोसेस चल रहा है, 1 महीने में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और जिले से स्तर से लेकर सभी ब्लॉक स्तर के जो संगठनात्मक चुनाव में जहाँ कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही है, उन्हें दूर करके लोकसभा की तैयारी के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन में लोग हैं या भाग गए सब? क्यों, संगठन में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और संगठन कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 से 2.5 सालों में उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी मुद्दे पर किसी भी दल ने संगठन के रूप में आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी और भाजपा से ना, लड़ाई लड़ी अलग बात है। देखिए, मैं ही नहीं, विद्रोही जी भी बैठे हुए, अरविंद विद्रोही जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा अनुभव है उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति का। वो भी कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का जो मूल उसका सिद्धांत क्या है, या मूल उसका लक्ष्य क्या है? सत्ता प्राप्ति करना। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ लड़ रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीज़ें, प्रियंका गांधी रैली पर रैली कर रहे हैं, जनता नकार देती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, संगठन में लोग बचे हैं या संगठन से लोग भाग गए? और जो बचे हुए हैं, अब मैं जहाँ तक जानता हूँ कांग्रेस पार्टी को, आप लोग खुद आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हो कि वो प्रवक्ता नहीं बनेगा तो वो ये नहीं बोलेगा, तो वो कम बोलेगा तो वो ज़्यादा बोलेगा। कांग्रेस पार्टी का ये है ना कल्चर काम करने का। तो कैसे लोकसभा में आप लोग एक सीट भी जीतने के दावे कर रहे हो, बताइए। विधानसभा चुनाव के नतीजे को आप लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ सकते। 2007 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 28 सीटें आई थी, तो 2009 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी। भाई साहब ये नहीं चलेगा ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाला जो फॉर्मूला है हमेशा नहीं चलता है। थोड़ा समझा कीजिए, है ना, थोड़ा समझा कीजिए। अगर ये मुहावरा आप लोगों ने सोच लिया कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो हमेशा इतिहास नहीं दोहराता है खुद को। खुदाई तो कीजिए भाई साहब, आप लोग खोद ही नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
और ये बुरा हाल हो गया आप लोगों का, बुरा हाल देखिए, बुरा ही हाल है कि बीएसपी से एक सीट ज्यादा मिला है आप लोग को। चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोनों में अंतर है। विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे पर लड़ा गया, विधानसभा लोकसभा चुनाव देश के मुद्दे पर होगा, और देश के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई होगी। नहीं, गलत बात मत कीजिए। सुनिए भाई साहब, मैं 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, है ना, तो ये गलत सलत बात मेरे सामने मत किया करो, मैं तुरंत पकड़ता हूं लोगों को। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देश के मुद्दे पर ही लड़ा, नहीं चला, फेल हो गए आप लोग। एक्सेप्ट कीजिए ना काजला जी, क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। रायबरेली निश्चित है, मैं मान के चलूं, आगे तुम्हें बात नहीं करूंगा। रायबरेली भी जीतोगे, नहीं जीतोगे इस बार? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी इस बार। ठीक है भाई साहब, आप लोग पता नहीं मतलब किस चक्की के आप लोग आटा चावल दाल खाते हो, समझ में नहीं आता है। मतलब सारी सत्ता है ना, सारा सत्ता किला ढह गया, अभी भी पता नहीं किस नशे में झूम रहे हो। मेहनत करो भाई साहब, ऐसे इस तरह की बेकार बातें मत की, मेहनत की। मैं आपसे, पता है काजला जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 2024 के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस की? कुछ कर रही है, कुछ सोच रही है? बीजेपी की तैयारी है, देखिए सामने आ रही है चीजें, तो इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। मैं भी जानना चाह रहा था कि कांग्रेस क्या कर रही है तैयारी। कांग्रेस के पास भी 2 साल है, 2 साल में क्या करेगी कांग्रेस? या 4 महीने पहले जागेगी? अगर 4 महीने पहले जागेगी और अभी अगर उसका नेता प्रवक्ता कह रहा है कि सबसे ज्यादा सीट 2024 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आएगी, हंसेगा ही ना लोग आपके पास, आपके ऊपर काजला जी। तकलीफ होगी आपको, लेकिन मैं ही नहीं, पूरी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। क्यों मौका देते हो? चलिए, मैं आ रहे हैं सर, अरविंद विद्रोही जी के पास में आ रहा हूं। विद्रोही जी, ये दावे बड़े अजीब तरह के दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं समाजवादी पार्टी के दावे पर थोड़ा भरोसा भी करता हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी कुछ अभी से अगर तैयार हो जाए, मेहनत करने लगे, है समाजवादी पार्टी में है वो मादा है कि बीजेपी को टक्कर बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकती है। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी जागने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी भी जागने के लिए तैयार है। ऊपर से कांग्रेस पार्टी कहती है 80 में 80 सीट जीत जाएंगे। अब थोड़ा सा हिसाब किताब इन लोगों को बता दीजिए सर कि बीजेपी कर क्या रही है, ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जरा बता दिया है ना, दिखाइए सर थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काम कर चुकी है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के लिए, और दूसरा काम लगातार कर रही है। हाँ। एक काम ये कर चुकी है कि राज्यसभा से 3 बड़े नेताओं को, जनाधार वाले लोगों को शायद भेज चुकी है, राज्यसभा सदस्य बना चुकी। उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को, वो 3 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। वो 3 की पूरे हर प्रदेश, हर कोने कोने से हर लोकसभा में वो लोग जिता देंगे। और दूसरा जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग है, वो 2022 के चुनाव के नतीजे आने के बाद उसकी जो प्रेस रिलीज आती है वो समाजवादी पार्टी को के बारे में आती है कि समाजवादी पार्टी ने कैसे मुसलमानों के साथ छल किया, कैसे अपमानित किया, कैसे क्या है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी रणनीति जो है, क्योंकि कृत्य से ही, एक्ट से ही हम लोग को रणनीति मालूम चलती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की एक बड़ी बात है, प्रदेश, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मुझे ही पता है सर, मत बोलिए, मुझे पता है। अगर अध्यक्ष वो नहीं बनाए गए तो वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों में से एक जो वेलकम खुले मन से करेगा, अखिलेश जी करेंगे तो, नहीं तो अगर सीधे बात उनकी पीएमओ नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से है, वहां चले जाएंगे। क्योंकि 19 से वो रुके हुए हैं कि मैं कांग्रेस का प्रतिबद्ध सिपाही हूं और राजीव गांधी जी के कारण मैं जुड़ा था। तो संकट तो ये है कि आपने जिन लोगों को भेजा है उन लोगों को ही कांग्रेस जिताने की जिम्मेदारी है राज्यसभा। जो लोग पुराने संघर्ष इंदिरा जी, राजीव जी के साथ के थे, उनको आप महत्व नहीं दे रहे हो, तो जिम्मेदार 3 लोग होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अगर मजबूत आदमी नहीं बना, कांग्रेस के कैडर का नहीं बना, वो सपा में गया तो सपा को मजबूती कुछ मिलेगी, और भाजपा में गया तो भाजपा को तो बहुत मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि अब उसके पास तो जो भी आएगा वो तगड़ा प्लस करेगा। तो और ज्यादा चांस लग रहा है सर कि ज्यादा चांस लग रहा है कि थोड़ा सा भाजपा पर अटैक करना चाहिए। केवल सपा पर अल्पसंख्यक विभाग इनका करता है तो हम लोग को हंसी आती है कि क्या केवल वोटर, मुस्लिम वोटर को सपा से छीन करके कांग्रेस 80 से 80 सीट जीत लेगी। बहुत बढ़िया सवाल। मैं एक सवाल में और पूछूंगा सर थोड़ी देर के बाद कि वाकई में विपक्ष, ये सवाल मैं पहले ही बता देता हूं, क्या वाकई में विपक्ष इस बार, अभी जो हालात विपक्ष के बने हुए हैं,
बहुत ही अजीब तरह के असमंजस में फंसा हुआ है। खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, गठबंधन ही इन लोग से संभल नहीं पा रहा है। कांग्रेस बीएसपी को छोड़ दीजिए, फिलहाल तो कोई हैसियत नहीं दिख रही इन दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश में कि एक सीट भी जीत जाए। मुझे तो रायबरेली पर भी इस बार डाउट लग रहा है। नवीन दुबे जी के पास में आ रहा हूँ। नवीन दुबे जी, एक बात बताइए, जैसे बीजेपी कहती है ना एक एक चीज़, अभी कंचन द्विवेदी कह रही थी ना कि पन्ना लेवल, बूथ लेवल और तमाम वोटर को हम लोग कैसे, है ना, बाकायदा उस पर हम लोग का वर्कआउट होता है। अरविंद विद्रोही जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से बताया कि देखिए बीजेपी क्या कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, एक एक बूथ पर किसने वोट किया, है ना, किस जाति के वोट ने किया, किस जाति का वोट, और वो सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, कमाता है, नहीं कमाता है, किस आधार पे वोट किया, ये सारा कैलकुलेशन बीजेपी कर रही है ना। संसाधन है बीजेपी के पास तो कर रही है, उस आधार पर वो अपनी रणनीति बनाती है। आप लोग कर रहे हैं नहीं ऐसा करें, अगर कर रहे हैं तो बताइए, हमें जानना है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा डिबेट को। बिल्कुल गौरी शंकर जी, अब बीजेपी कंचन द्विवेदी पर हमलावर होने से क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, पार्टी को के लिए पूरी मजबूत के लिए ही ये सारे संगठन कार्यकारिणियां इसको किया जा रहा है। सदस्यता अभियान अभी हमारी और भी ऐसे लोग जुड़ेंगे। पहले भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। सड़कों पर अगर आंदोलन करने की मिसाल किसी की कायम है तो समाजवादी पार्टी की कायम है। आज भी हम आंदोलन करना जानते हैं, सड़कों पर जानते हैं, और हम करके सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, हमारे प्रति जनता का सहयोग भी हमें। आपको ऐसा नहीं लगता दुबे जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अखिलेश दुबे 2024 तक आते आते अकेले पड़ जाएंगे? महान दल वाले निकल लिए और ओम प्रकाश राजभर प्रतिदिन ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गौरी शंकर जी, मुझे लगता है ये बात कहने के लिए आपको शायद या तो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित किया जाता होगा, चैनल मैनेजमेंट से किया जाता हो। आप किस आधार पर इस बात को कह सकते हैं? अरे भाई, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ पूरी मजबूती की गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हम लोग, और सुबह सभा के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी आज भी हमारे खड़े हुए, और आगे 2024 2027 दोनों हम साथ में लड़ेंगे। ये किस तरीके की एक तो दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, एक तो इस शब्द को तुरंत अभी वापस लो आप। कौन सा? ये आपत्तिजनक है। आपने कहा कि मैं या मैं बीजेपी से प्रेरित हो रहा हूं या मैनेजमेंट से प्रेरित हो रहा हूं। ये शब्द आप वापस लीजिए नवीन दुबे जी, इस शब्द को आप वापस लीजिए और बाकायदा ये कह करके वापस लीजिए कि आपने जो है गलती से कह दीजिए। आपने मुझे क्या समझ रखा है भाई साहब, क्या समझ रखा है? सवाल पूछ रहा हूं प्यार से, तो आप सीधे बीजेपी का ठप्पा लगा दोगे? आप बताइए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप बोलने नहीं देंगे तो क्या गाली दोगे क्या नवीन दुबे जी? आप बोलते बोलते गाली दे दोगे? आप अपने शब्द को कंट्रोल करोगे नहीं करोगे? बोलते बोलते आपने क्या कह दिया अभी? आपने कहा कि मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने एक मिनट भाई साहब, मैंने आपसे क्या पूछा? कोई गलत सवाल कर दिया आपसे? मैंने तो ये पूछा ना कि क्या 2024 तक आते आते अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएंगे? अब बताइए, ये सवाल क्या बीजेपी से प्रेरित हो सकती है? ये सवाल क्या हमारा मैनेजमेंट प्रबंधन मुझे फोन करके बताएगा? सर, मैं गारंटी के साथ आप इस तरह के वाक्य को ना बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपने आरोप जो लगाया भाई साहब, इस आरोप को, इस शब्द को आप वापस लीजिए। आप वापस लीजिए नवीन दुबे जी, वापस लीजिए भाई साहब, वापस लीजिए। मैं ट्रेनी टाइप, है ना, ट्रेनी टाइप का मैं पत्रकार नहीं हूं कि कुछ भी निकल लोगे आप, है ना, यहाँ से बोल करके, लेकिन आप ये है ना, आपसे बड़े बड़े प्रवक्ताओं से मेरा पाला पड़ता है, ठीक है? बड़े प्रवक्ताओं से मेरा पाला पड़ता है और हर दिन पड़ता है। नहीं, एंकर हैं तो एंकर को गाली दोगे क्या भाई साहब? गाली दोगे? आप मुझे बीजेपी का ठप्पा वाला प्रवक्ता बताओगे क्या? आपने क्यों बोला ऐसा नवीन दुबे जी? मैं सवाल जब पूछ रहा हूं आपसे जब सवाल पूछ रहा हूं तो आप मेरे ऊपर ठप्पा लगाओगे बीजेपी का? मतलब बोलने के वक्त आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ध्यान देता है। हमने जो बात तो क्यों बोला आपने? आपको कहां से लगा ये सवाल? नहीं, आपको कहां से सवाल लगा? अगर सवाल मैंने पूछ दिया कि 2024 से पहले आपको नहीं लगता नवीन दुबे जी गठबंधन में जो चीजें चल रही हैं अकेले पड़ जाएंगे अखिलेश यादव? बीजेपी को क्या मतलब इस सवाल से, या हमारे प्रबंधन को क्या मतलब इस सवाल से? ये सवाल गौरी शंकर ने पूछा नवीन दुबे से।
और उसके बाद आप मेरे को बीजेपी का ठप्पा वाला पत्रकार बता दोगे। भाई साहब गलत बात है, म्यूट कर दिया तो गलत बात है भाई साहब। आप शब्द को वापस लो, आप शब्द को वापस लो। समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी, आप शब्द को वापस लो, आप शब्द को वापस लो, तभी मैं दोबारा सवाल पूछूंगा। अगर गलत मानसिकता के साथ अगर डिबेट में बैठते हो तो ये ठीक नहीं है। मैं आ रहा हूं कंचन द्विवेदी जी के पास में आ रहा हूं। ठीक है भाई साहब, समझ गए मेरे, मैं है ना। अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप उस हिसाब से बात करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। कंचन द्विवेदी जी, आपके पास में आ रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप लोग बाकायदा अपनी रणनीति बताते हैं, खुलेआम है रणनीति, सब लोगों को इस रणनीति से मुझे लग रहा है कि वाकिफ होने की जरूरत है, चाहे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस के नेता है या कांग्रेस पार्टी जो भी है तमाम। क्या इसके बावजूद नहीं लगता कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए गौरी जी, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मिला जुला के पत्रकारों को गाली दे दो, इसी से खुशी मिलती है इन लोगों को। जी मुझे बहुत आपत्ति हुई, बहुत बुरा लगा ये चीज। किसी को कितना बुरा लग सकता है अरविंद विद्रोही जी? मैं यहाँ बैठ के सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, जनता का सवाल है ना। इसके बाद मेरे ऊपर ठप्पा लगा दो कि बीजेपी से प्रेरित हो, प्रबंधन से प्रेरित हो। ये कैसे लोग हैं, कहां से, मतलब प्रवक्ता है, इसका मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे? नहीं गौरी जी, आप ये जानते हैं कि रटी रटाई बातें हैं और ये बड़े नेता और इनके प्रवक्ता बोलते रहते हैं, वही बातें हैं। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसको हास्यास्पद में ले लीजिए आप, क्योंकि इन लोगों को खुद नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं और नहीं जानते कि किसकी क्या वैल्यू होती है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, अपना केवल सम्मान और अहंकार में रहते हैं और दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। ये लोग तो अपने बड़ों का भी सम्मान करना नहीं जानते, तो आपका और हमारा क्या करेंगे। खैर उन्हें छोड़िए। आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक योजनाबद्ध तरीके से पद्धति है, वो सच में ही ये सभी लोग जानते हैं कि योजना, क्योंकि जब हम मेहनत नहीं करेंगे, जब हम अपनी चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे या फिर दूसरों के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो हमें चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग समझते हैं कि जो हमारा नहीं है उसके लिए हम कैसे अपने वोट को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। ये जनता के पास क्या ताकत है? बस केवल वोट की ताकत है ना, और वो बहुत बड़ी ताकत है। वो किसी को भी जमीन से उठा करके सिंहासन पर बिठा देने वाली ताकत है। तो वो कैसे गलत चुनाव कर सकती है? इसलिए हम ये समझते हैं, बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं और काम भी करते हैं। बस यही बात मुझे भी समझ नहीं आती कि ये सपा और कांग्रेस के लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता। कांग्रेस भी काम नहीं करती है, वही है, आप जानते हैं। सपा के लोग भी वही कि 6 महीने पहले आएंगे और फिर उसके बाद चुनाव, इसके बाद से अगर जीत भी जाते हैं कभी कभी। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ कंचन द्विवेदी जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अरविंद विद्रोही जी से एक सवाल पूछूंगा, फिर अवनीश काजलाई जी के पास में आता हूँ। अब विद्रोही साहब एक बात बताएं मुझे, क्या अभी 2024 से पहले 2 साल का वक्त है, कांग्रेस पार्टी, नवीन दुबे जी तो चले गए है ना, वो आरोप पहले लगाए और खुद ही परेशान होकर के निकल लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पत्रकारों को अपने इशू मत डालो भाई साहब। पत्रकार क्या बिगाड़ा है आपका? पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। मैं कोई इधर उधर का सवाल थोड़ा ही पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए सर विद्रोही जी, 2 साल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या बीएसपी, इन लोगों को अब करना क्या चाहिए? क्योंकि बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इन लोगों को पता भी है ये चीज कि बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब बीजेपी की पकड़ कैसे कमजोर हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करे, कांग्रेस क्या करे, बीएसपी क्या करे, क्या ऑप्शन है इनके पास उत्तर प्रदेश में? बताइए सर जरा। देखिए, समाजवादी पार्टी तो खैर उसको सलाह की जरूरत नहीं है, ये सार्वजनिक हो गया, अखिलेश जी ने कहा। लेकिन ये चीज में व्यक्तिगत रूप से 2014-15 में मेरी उनके साथ कुछ बातें हुई थी, तो वो आ गई थी। उन्होंने इस चीज को बताया था कि क्या है, मतलब व्यक्तिगत बात मैं बता रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के और मुझको व्यक्तिगत जानने वाले लोग इस चीज को जानते हैं। तो उनको, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं, जैसे अभी नवीन जी भी थे, इस तरह का व्यवहार ही करना छोड़ दें तो कम से कम जो मुलायम सिंह यादव को, लोहिया की विचारधारा को मानने वाले भी गांव में और देहात में बुजुर्ग लोग हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि पता नहीं कैसे लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मूलतः पत्रकार ही थे। महात्मा गांधी का नाम अगर कांग्रेस लेती है तो उनके साथियों को नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी भी पत्रकार ही थे। बिल्कुल सर जी। तो ये वैचारिक जो दृढ़ता थी
नेताओं के अंदर उन्होंने अपनी एक राजनीतिक संगठन या संगठन बनाया। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जितने लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग थे, पत्रकार थे। पत्रकारों का मतलब केवल ये अगर समझा जाए कि हम माइक लेकर के घूमें या हम एंकर रहें या हम डिबेट में रहें या हम नौकरी करते हो, वही नहीं होता है सब। और प्रशिक्षण की बहुत जरूरत सबको है। कांग्रेस के, मैंने कांग्रेस की दो बात बताई कर दे, कांग्रेस के फेवर में सबसे अच्छी बात यही जाने वाली है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह का आचरण टीवी डिबेट में और व्यक्तिगत में और उनके नेता कहते रहेंगे सलाह नहीं है, तो यकीन मानिए जो भाजपा का खिलाफ वोट जाने वाला है वो बड़ी तादाद में प्रियंका गांधी के मेहनत पर, उनके चेहरे पर जा रहा है, गांधी परिवार के कारण जा रहा है। बस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर चूक न करे कांग्रेस, ये कांग्रेस का नेतृत्व, जिन लोगों को लिंगरान और लटकाए रखा गया है उनको अगर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई तो कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल तक जा सकती है। और बसपा का सेफ गेम है, अगर अल्पसंख्यक तबका बसपा के साथ लौट गया तो बसपा को भी जो सीटें हैं वो 10 सीटों तक वो फिर वापस आ सकती है। सीधी सी गणित है। भाजपा को बहुत मेहनत करनी है, इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं, इसलिए अभी वो केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए भी वो संगठन पर लगातार पकड़ बनाए हैं। काम करवाना उनको मालूम है, वो काम करवा रहे हैं अपने पॉलिटिकल वर्क। हाँ, अवनीश जी के पास मैं आ रहा हूं। अवनीश जी, आप जो विद्रोही जी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस उस हिसाब से चलने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में? जी बोलिए। विद्रोही जी की बात आपको समझ में आई थी या नहीं आई थी? सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? आवाज आई है, मुझे विद्रोही जी की बात समझ में आई है। हाँ, तो क्या कांग्रेस क्या उस हिसाब से चलना चाहेगी या कुछ अलग आप लोगों के पास है 2024 से 2024 को जीतने के लिए? बताइए सर। आपको पूरे बिल्कुल देखिए, एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि 2022 के चुनाव को आप 24 से नहीं जोड़ सकते। 24 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में पूरे देश में अगर भाजपा को कोई हटाने का काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करती है। देश की एक जनता जानती है और देश के चुनाव के मुद्दे भी बिल्कुल अलग हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, देखिए समाजवादी पार्टी को 2017 में विपक्ष की भूमिका निभाने का मुद्दा जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो प्रियंका गांधी जी थी। चाहे युवाओं के मुद्दे थे, किसानों के थे, गरीब के थे या कोरोना काल के थे, सभी मुद्दों पर अगर कोई कार्यकर्ता सड़क पर आकर जनता के बीच में रहा तो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे। तो वो सब जानते हैं, बेशक हम उन्हें वोटों में तब्दील नहीं कर सके, लेकिन हमारा संगठन जो हमारा स्ट्रक्चर है पिछले 2 सालों में प्रियंका जी के उसमें जो तैयार होया है, आप देखना 2024 के रूप में गांव में न्याय पंचायत और ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको खड़ा दिखेगा। और 24 में भी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती के साथ भाजपा के सामने अगर कोई दल नजर आएगा वो कांग्रेस पार्टी आएगी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आएगी कह देने से सिर्फ थोड़ी आ जाएगी। आप लोग 2017 के चुनाव, जो 2022 का चुनाव जो आमने सामने का चुनाव बना दिया गया था, एक पूरी भूमिका बना दी गई थी कि एक तरफ गठबंधन और एक तरफ भाजपा। तो जो भाजपा को हराने वाले लोग थे, जो नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, वो कहीं ना कहीं गठबंधन पर शिफ्ट कर गए। तो ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं था या वोट लोग नहीं देना चाहते थे या कांग्रेस को पसंद नहीं करते। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो पक्ष और विपक्ष के तौर पर लोग चले गए। और 2024 के चुनाव में अच्छा, काजला साहब एक बात बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी को देखेगी? क्या कांग्रेस 2024 में गठबंधन के सहारे भी चलेगी उत्तर प्रदेश में? इसकी कोई जानकारी आपके पास है? एक गठबंधन पर निर्णय लेने का अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। जरूरत आप लोग को है गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, है या नहीं है? इतना तो बता सकते हैं ना आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हम एकमात्र पूरा दल था जो अपने दम पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने में, उससे लड़ने में सक्षम है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। देखिए अपनी बात अपना कह रहे हैं काजला जी, परफेक्ट कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंचन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि बीजेपी, ठीक है, बीजेपी की अपनी रणनीति है। विद्रोही जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से बताया कि तब भी बीजेपी को काम करना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि
सीएम योगी की तरफ से जो काम किया गया, आप लोग जो दावे करते हैं वैसे विपक्ष की तरफ से इन दावों को खोखला बताया जाता है, बाकी जनता के ऊपर इसका असर था, तभी जनता ने दोबारा वोट किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसके बावजूद मुझे 2024 से पहले जो मंथन का दौर चल रहा, बैठकों का दौर चल रहा है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बीएसपी, ये तमाम जो पार्टियां हैं इनका भी एक अपना वोट बैंक है, वहां पर एक बड़ी सेंधमारी करनी होगी, इनके वोट बैंक को अलग समीकरण से साधने की जरूरत होगी। इसको करने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए गौरी जी, तभी यही 80 सीट बात आएंगे है। ना, ऐसे तो नहीं आएंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। जी जी, मैं यही बता रही हूँ, ये जो बहुत स्थिरता के साथ में हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, और इन मीटिंग्स में जो भी हम लोग एक दूसरे के लिए या फिर जो हमारे एक बहुत मिनट है ही- कंचन द्विवेदी, 1 मिनट बोल दीजिए, जी, क्या गौरी जी? 1 मिनट में पूरी बात कर दीजिएगा। ओके, तो जो भी लोग हैं उनको अपने अपने कार्यों की जो उसमें परपज्ञ हैं वैसे कार्य उनको सौंपे जा रहे हैं, और जिन चीजों में जहां पर जिसका प्रभाव है, प्रभुत्व है, उन लोगों को वहां भेजा जा रहा है कि आपका प्रभाव यहाँ है तो आपको वहां तैनात किया जा रहा है। इस प्रकार की रणनीतियां हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से बनाई जाती रही है, और ये फिर से बनाई जा रही है। बाकी काम तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, तो ये बिल्कुल भी गंभीर और बहुत स्थिर मन से हम ये सारी कामों को कर रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चूकती नहीं है, किसी भी काम को अगर वो बीड़ा उठाती है तो वो पूर्ण करके रहती है, और मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास है, बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ता के साथ में विश्वास है कि हम 2024 में बहुत अच्छी तरीके से देश में आने वाले हैं, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो या फिर और भी जो हमारे चुनाव है सब पक्ष में जा रहे हैं, और जनता का जो रुख है, जो जमीनी नहीं, स्तर पक्ष से आ में रहा जा है, रहे हैं, वो देखिए मुझे पक्ष में समझ जा में रहे हैं, आता है। अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में हार और जीत कैसे होती है किसी को पता नहीं चलता। जो अभी पक्ष में दिख रहा है वो पूरा का पूरा यू टर्न हो जाएगा मामला। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आधार नहीं हो सकता कि आप विधानसभा चुनाव जीत गए, ये आधार नहीं हो सकता कि रामपुर आजमगढ़ जीत गए, उसी आधार पर पूरा 2024 बना लें। अब काजला जी की बात मुझे एक अच्छी लगी कि 2022 को ना देखें 2024 से, है ना, कांग्रेस भी करेगी इसमें, और ये बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है समाजवादी पार्टी भी है तो कांग्रेस भी है, ऐसी बात नहीं है, बीएसपी भी है, और 80 सीट जीतने का दावा अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस के बारे में सोचना होगा, मायावती के बारे में सोचना होगा, और अखिलेश यादव के बारे में सोचना होगा, और ओम प्रकाश राजभर के बारे में सोचना होगा, महान दल, और साथ ही साथ ओवैसी के बारे में सोचना होगा। एक अलग समीकरण बनेगा। अब पता नहीं आप लोग कैसे इसको कैसे साधेंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप चारों यहाँ पर आए, नवीन दुबे चले गए, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।